अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि हमारी जो अदलिया है, बड़ी मोहतरम अदलिया भी है, लेकिन बड़े प्रोएक्टिवली बहुत से इशूज़ के ऊपर काम कर रही है। कुछ चीज़ों के ऊपर सोमोटो एक्शन लिया जा रहा है, कुछ चीज़ों के ऊपर टेकअप करने के बाद जिस किस्म के रिमार्क्स आ रहे हैं, पहले शायद ये लगता था कि नून लीग कुछ शिकायत हैं अदलिया से, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी कुछ अच्छे दिन और कुछ अच्छी खबरें पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि नहीं आ रही हैं। DPO पाकपतन के तबादला केस के हवाले से जो आज तहकीकाती रिपोर्ट नेक्टा की तरफ से सबमिट करवाई गई है, उसमें बड़ा क्लियरली ये कहा गया है, और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस पर बात भी करेंगे कि जो वजीर आला पंजाब के दोस्त थे एहसन जमील गुज्जर साहब, उन्होंने DPO के तबादले में ना सिर्फ सियासी तौर पर असर रसूख इस्तेमाल किया, बल्कि वजीर आला हाउस से भी जो दबाव है सियासी तौर पर वो डाला गया था, और ये तबादला बड़ी अर्जेंट बेसिस के ऊपर किया गया था। इसके ऊपर वजीर आला पंजाब से ना सिर्फ 3 दिन के अंदर जवाब भी मांगा गया है, बल्कि ये याद दहानी भी उनको करवाई गई है कि आर्टिकल 62(1)(f) को उनको याद रखना चाहिए, बल्कि तावीज़ बना के उनको उसको अपने साथ रखना चाहिए। इसका मतलब ये समझा जाए कि क्या वजीर आला पंजाब, जो कि अपनी तैनाती के बाद से अभी तक एक के बाद एक कॉन्ट्रोवर्सीज का शिकार नजर आते हैं, कभी ये कहा जाता है कि उनके पास पावर मौजूद नहीं है, कभी ये कहा जाता है कि अलीम खान साहब चला रहे हैं, कभी उनको ये कहा जाता है कि वो तरीन साहब के फ्रंटमैन हैं। क्या वाकई वजीर आला हाउस सियासी तौर पर इस्तेमाल हुआ, और अगर हुआ तो क्या वज़ीर आला पंजाब, जो कि पहले इस पर माजरत कर चुके हैं, उनके पास 3 दिन के अंदर जवाब देने के लिए कोई नई बात होगी या फिर नहीं, और यह केस कितना इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है पंजाब को मद्देनजर रखते हुए, प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे। एक और अहम चीज़ जो कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ एहतसाब अदालत का जो फैसला आया था और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो तफसीली फैसला जारी किया है, उसमें एक थोड़ा सा इबाम रखा गया है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी कही गई है कि वो तफसीली फैसला और वो सज़ा जो कि नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा को सुनाई गई थी, वो सजा हो सकता है कि खत्म भी हो जाए। अब इसमें क्या चीज हो सकती है, टेक्निकली किस तरह हो सकती है, और नून लीग इसके ऊपर जिस तरीके से बात कर रही है कि इसका मतलब ये कि जो बयानिया नून लीग की तरफ से दिया गया था कि मियां नवाज शरीफ साहब को उस बुनियाद के ऊपर सजा नहीं दी गई जिसके ऊपर तकरीबन 1.5 साल तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रोपगेट करती रही है, बात करती रही है, तशहीद करती गई है, तो उस बयानिए को कितनी सदाकत और उसको कितना स्ट्रॉन्ग उस पर इफेक्ट आ सकेगा, इस पर भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। फिर राना मशहूद साहब, जिन्होंने कल एक बयान दिया और उसके बाद आज उन्होंने कहा कि वो उनकी जाती राय है, किस पैराए में दिया है, कैसे मौके के ऊपर, जबकि नवाज शरीफ साहब के लिए कुछ रिलीफ के आसार नजर आ रहे हैं। क्या उस बयानिए को उसी तरह लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए? उन पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक कमेटी तो बनाई जा चुकी है और उनकी जो बुनियादी रुकनियत है वो भी मुअत्तल की जा चुकी है, लेकिन किस पैराए में उन्होंने ये बयान दिया था, ये भी एक तवज्जो तलब बात है। और प्रोग्राम के आखिर में हम बात करने जा रहे हैं कि आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ, उसमें जो फाइनेंस बिल था वो पेश हुआ, उसको अप्रूव भी कर दिया गया, लेकिन उसमें चलते चलते जो बात की गई शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कि PTI ने बड़ी कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान फासले नहीं पैदा कर सके। क्या ऐसी कोशिशें PTI की तरफ से की गई थी, और वाकई क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसी किसी सिचुएशन में, जो कि खुद आइसोलेटेड नजर आती है इन दिनों पार्लियामेंट के अंदर, क्या ऐसी किसी सिचुएशन में मौजूद भी थी? इन तमाम इशूज पर हमने प्रोग्राम में बात करनी है। हमारे साथ जो मौजूद पैनलिस्ट हैं, तारुफ करवाना चाहूंगी मेरे साथ स्टूडियोज में अवैस तौहीद साहब, सीनियर सहाफ़ी भी हैं, सीनियर तजियाकार भी हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा एहसान टवाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपका बहुत शुक्रिया। मेरे साथ आरिफ उम्मीद भट्टी साहब मौजूद है, सीनियर तजियाकार और सहाफ़ी हैं, और थोड़ी देर में मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा इम्तियाज शेख साहब भी ज्वाइन करेंगे। चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अब मैं सबसे आगाज आपसे करना चाहूंगी, सर ये बताएगा कि इस केस में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा से ये कहा है कि हम कभी भी कहीं सियासी तौर पर दबाव या असर रसूख इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब तो रिपोर्ट बड़ा क्लियर कहती है कि PTI का इन्फ्लुएंस रहा, CM का इन्फ्लुएंस रहा, उस बयानिए को कितना झुटलाया है इस रिपोर्ट ने? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो तहरीक इंसाफ का उम्मीदों तवक्कुआत का एक हिमालय का पहाड़ है, तो जाहिर बात है कि जब भी वो गैर रिवायती सियासत करते हैं या ऐसी कोई टैक्टिक अपनाते हैं जिससे ये शायबा होता है कि ये वही काम कर रहे हैं जो माजी के अंदर नून लीग या पीपल्स पार्टी की हुकूमतों ने किया था, फिर वो तनकीद का निशाना बनते हैं। देखिए कि जो ये पाकपतन का वाक़या हुआ, हमें ये देखना चाहिए कि पुलिस पोलिटिसाइज है, सिंध के अंदर भी है, पंजाब के अंदर भी है। किस तरह साने मॉडल टाउन हुआ ये भी हमें पता है, किस तरह वहाँ पर नून लीग किस तरीके से यूज़ करती रही, किस तरह सिंध के अंदर यूज़ होती रही पुलिस। उसी के दौरान पाकपतन के जो DPO है रिजवान गोंदल, उन्होंने एक जस्टिफाइबली एक स्टांस लिया कि जी वो अपने मौक़िफ़ पे हैं, वो डेरे पे नहीं जाएंगे। उनको मानिकास के डेरे पे जाने की बात की गई, जो एहसन जमील गुज्जर साहब हैं CM हाउस के अंदर। फिर उसके बाद कलीम इमाम साहब हैं जो IG यहाँ भी रह चुके हैं इस्लामाबाद में, इस वक्त सिंध के अंदर है, पंजाब के IG हैं।
वो आज जो नेक्टा के जो कोऑर्डिनेटर हैं खलीक लर्क साहब, उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की है उसके अंदर तो सीधा सीधा है कि व्हाट्सएप मैसेज देखे गए, फोन के मैसेज देखे गए, किस तरीके से कॉल के ऊपर उन्होंने एक्शन ले लिया, जिसकी बुनियाद पर मैं समझता हूं कि बिल्कुल सरजनिश होनी चाहिए। 62(1)(f मेरी ज़ाती राय के अंदर नहीं उसका इतलाक़ होना चाहिए और ये बहुत ही हार्श बात है। एक माफ़ी मांग ली है एक सीएम पंजाब ने, जो उस्मान बुज़दार साहब हैं, उनको मेरे ख्याल में नोटिस वगैरह सर्व होगा, SOP एक बनेगी। लेकिन जो कलीम इमाम साहब देखे, जो जमील अहसन गुज्जर साहब हैं वो बहुत ही करीबी साथी समझे जाते हैं मानिका ख़ानदान के। तो लोग ये भी कहते हैं कि वहाँ पर जो निकाह की रस्म हुई थी वो उनके घर पर हुई थी। तो उनका ये ताल्लुक़ और रिपोर्ट के अंदर ये है कि आप कॉन्सिक्वेंसेस हम सबको बर्दाश्त करना पड़ेंगे अगर आप नहीं गए वहाँ पर, ये बाकायदा उस रिपोर्ट के अंदर वी विल सफ़र। तो उसके अंदर मैं समझता हूँ कि एक सुबकी हुई है, लेकिन उसको एक 62(1)(f या उस्मान बुज़दार साहब को कुर्बान कर देना मैं नहीं समझता। बिल्कुल होनी चाहिए। करीम इमाम साहब ने झूठ का सोच लिया, 17 हाउस को इस्तेमाल भी किया गया ना दबाव डालने के लिए, ये भी तो वो भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये वही टैक्टिक्स हैं, वही हथकंडे हैं जो माजी के अंदर हम देखते रहे हैं, तो उससे इज्तनाब करना चाहिए। अभी इब्तदा है, सफ़र तवील है। अगर आप इस तरह करेंगे तो इमरान खान साहब के एजेंडा या तहरीक इंसाफ का जो एक वोट बैंक है जो तवक्को और उम्मीदों पे दिया है वो सफर करेगा और वो इफेक्ट करेगा। मैं समझता हूँ कि जो करीम इमाम साहब हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा और एहसन जो गुजर साहब हैं, जमील अहसन गुजर साहब, उनके खिलाफ भी वो वैसे सर माजरत भी कर चुके हैं। लेकिन क्या पीटीआई इस प्लेटफॉर्म पे, मैं टवाना साहब आपका स्टांस चाहूंगी कि सर ये पीटीआई की तरफ से बार बार कहा गया अदारों को इंडिपेंडेंट काम करने दिया जाएगा। सीएम पंजाब साहब को इससे पहले क्लीन चिट दे चुकी है अदलिया, लेकिन अब जब रिपोर्ट आई है तो उसमें उनको भी जिम्मेदार ठहराया गया है। सर आपको क्या लगता है कि फेडरल लेवल के ऊपर क्या सीएम पंजाब साहब से इस हवाले से क्वेश्चन किया जाएगा या इस मामले को कोर्ट के ऊपर ही छोड़ दिया जाएगा? मेरे ख्याल में हमने जो क्लेम किया है और जिस मैंडेट से हमने आए हैं उससे हमें सेल्फ एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए। हमें माजी के उस तरह नहीं होना चाहिए। ये अनफॉर्चुनेट है, ऐसा वाक़या हुआ, सब जुडिस है, अदालत इसकी तहकीक कर रही है। लेकिन अगर उसके अंदर जो अभी तक सामने आया है उसमें अगर वायलेशन मामलात हुए हैं तो चेयरमैन इस पर क्लियर था कि यू फेस द कोर्ट और उसके ऊपर जो डिसीजन कल अगर हम पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट, नून के अगेंस्ट सिंध की पुलिस का हम एतराज़ करते रहे हैं, गवर्नेंस पे करते रहे हैं, हाउ कुड वी डिफेंड इट टुडे? कल हम अदालत में तो ऐसे होता था ना कि जब इस तरह की इन्वेस्टिगेशन होती थी तो खान साहब कहते थे कि आप कुछ वक्त के लिए अपने ओहदे से इस्तीफा देते हैं, जब फैसला आ जाए आप वापस अपने ओहदे पर आ जाएं। ऐसा कोई ऑप्शन रखा जाएगा? ख्याल के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने एक वर्कर को एक गैर मारूफ उस तरह के जो तवक्कुआत में नहीं थे उनको चीफ मिनिस्टर पे बिठा दिया और बदकिस्मती से आते ही उन्होंने एक यही ट्रांसफ़र किया और अभी कहते हैं कि अथॉरिटी कहाँ है। इसके बाद तो पंजाब में अभी तक किसी चपड़ासी का तबादला नहीं हुआ, कोई नजदीक नहीं आ रहा, कौन सा अख्तियार। तो इसके ऊपर एग्जाम्पल वी शुड नॉट बी एग्जेम्प्टेड। हम कोई अलहदा नहीं है, कोई प्यारे नहीं है और हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी डबल आती है। माजरत आपकी बात काट रही हूँ, पीटीआई की तरफ से अभी तक ऑफिशियली इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं आ सका है। ये जो रिपोर्ट आई है और 3 दिन में सीएम से जिस तरह जवाब मांगा है, एहसन गुज्जर साहब के वजह से किसी पीटीआई के ऑफिशियल ने पंजाब के अंदर भी गुफ्तगू नहीं किया। वजह क्या है खामोशी की? मेरे ख्याल में रिस्पेक्ट द कोर्ट, सब जुडिस है, चीफ जस्टिस साहब देख रहे हैं, तो उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ने क्लियरली सीएम को सरेंडर किया टू द कोर्ट दैट देयर। तो उसके अंदर जो भी वो फैसला करें उसके अंदर मेरे ख्याल में अगर गलती हुई है तो वी शुड एक्सेप्ट, उसे एक्सेप्ट किया जाएगा। बिल्कुल ठीक। आरिफ उम्मीद भट्टी साहब, सर क्या वजह है अगर सुप्रीम कोर्ट खुद नोटिस ना लेती, इस केस को टेकअप ना करती तो शायद लोगों को पता नहीं चलता कि सीएम हाउस को भी इस्तेमाल किया गया दबाव डालने के लिए। ठीक है, वो गलती भी मान रहे हैं लेकिन ये गलती हुई। सर आपके ख्याल में ये कितनी बुरी मिसाल सेट करेगा पीटीआई के शुरुआती दिनों में, और इस किस्म की मिसालों से बच कैसे सकती है पीटीआई की गवर्नमेंट, स्पेशली पंजाब के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आज सुना था, पता नहीं तकरीरों में, मुझे नहीं पता बूतन में कितनी हकीकत है, 25 जुलाई से पहले रूल ऑफ लॉ होगा, पुलिस को सरकारी सियासी इंटरफेरेंस से आज़ाद किया जाएगा। ये इतनी गनहोनी और गंदी मिसाल सामने आई है पाकपतन वाली कि एक मानिका साहब को रोकने की गुस्ताखी हो गई जो मुसल्ला जा रहे थे गनमैन लेके। क्या सीएम हाउस में बुला के किसी को थ्रेट करना कानूनी है?
इसको भी छोड़े, फिर रात 1 बजे ट्रांसफर कर दिया, क्या ये सियासी इंटरफेरेंस नहीं है? इसको भी छोड़े, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके झूठ बोलना कि सर मैंने तो इंटरफेरेंस की नहीं, ऐसा तो वाकई कोई नहीं है। अब नेक्टा के बाद मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई के पास कोई जवाब रहेगा इसके ऊपर स्टैंड करने के लिए। अगर इन्होंने जो मादी में इमरान खान एक ऑनेस्ट अफसर है, एक ऑनेस्ट पॉलिटिशियन है, स्टैंड लेते रहे हैं, आज अब इनका खुद इम्तिहान है कि जो कानून जो अखलाकियात का दर्स ये नून लीग और पीपल्स पार्टी को देते थे, आज उस पर क्या एक्शन लेते हैं। अब तो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा हो गई है ना, अब तो हम वो डिस्कस कर रहे हैं। अब तो इम्तिहान है पीटीआई का कि 10 साल ये बैड गवर्नर्स के ताने देते रहे, फलां करते रहे। तो अब अच्छा भट्टी साहब, लेकिन जो परसेप्शन है सर, एक छोटी सी बात का और भी कमेंट दे दें सर। सर ये जो परसेप्शन है और ये जो आर्टिकल 62 है, जिस तरह वैसा भी कह रहे थे कि इसका कोई जिक्र करने की कोई खास जरूरत नहीं थी, जबकि पूरी बात रिपोर्ट में सामने आ चुकी है। आपके ख्याल में ये आर्टिकल 62 आपको सिर्फ एज अ प्रेशर टैक्टिक कोर्ट यूज कर रही है, उनको बता रही है कि ये आपकी पावर से इससे बाहर नहीं जाना चाहिए? और दूसरा जो परसेप्शन है सीएम साहब का, उसको सामने रखते हुए क्या आपको लगता है कि अब दोबारा गलती नहीं करेंगे वो, जिस तरह पीटीआई ने माहौल बनाया था इलेक्शन से पहले? मैं कुर्बान जाऊं लीडरों के, तो फिर नवाज शरीफ को भी तो 62F के तहत नाहल किया गया ना, फिर वो क्यों किया गया? उनको भी बहाल कर देना चाहिए। पीटीआई ने उस पर क्यों जश्न मनाया? पीटीआई ने उस पर क्यों मिठाइयाँ बांटी? पीटीआई ने उस पर क्यों भंगड़े डाले? वो भी तो 62F। उसके बाद नैब की सजा तो बहुत बाद में हुई है। क्या अदालत में जाके सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस के सामने उन्हें गुमराह करना, उनके सामने झूठ बोलना, हकायक मसक करना, उस आईजी को भी फौरी तौर पे उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर रिपोर्ट में आ गया है तो मैं रिपोर्ट में कह रहा हूं, तो अगर ये नहीं हो सकता कि एक काम नवाज शरीफ करे गलत, आसिफ अली जरदारी साहब करे गलत और इमरान खान साहब करे ठीक, मेरे पास कोई अखलाकी जवाब नहीं है। अवैस हो तो सब सीनियर जर्नलिस्ट आप उनसे रहनुमाई ले लें, मैं तो ऐसी जर्नलिज्म नहीं करता। बिल्कुल सर, आप अगर इस पे कोई कमेंट देना चाहें जो बात ही कह रहे हैं। मेरे ख्याल में बात सही कह रहे हैं कि असूल की बात यही है कि जब आपने स्टांस लिया कि ये जो रिवायती सियासत है, रिवायती सियासतदान है, रिवायती सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी नून लीग, उस राह पे हम नहीं चलेंगे। हमारा ब्यूरोक्रेसी जो है वो अमल दखल उसमें नहीं होगा, हमारी मदाखलत नहीं होगी पुलिस में, और मिसालें देते रहे खैबर पख्तूनख्वा की, उसमें ये गलती इंटेंशनली अनइंटेंशनली जो भी हुई सीएम हाउस के अंदर, इसकी तो सरजरिश होनी चाहिए, इस पर एक्शन तो होना चाहिए। मेरे ख्याल में ये आने वाले दिनों में भुगतेंगे और उसकी सियासी इम्प्लीकेशंस भी हैं। अच्छा, क्योंकि आप अपने आप को कहीं ना कहीं ऐसा वल्नरेबल छोड़ते हैं, ऐसी जब गलती करते हैं तो उसके बाद फिर आपके पास जवाब क्या रहता है? अगर मैं क्विकली आपसे पूछूं कि जो परसेप्शन है सीएम साहब का, इस पे भट्टी साहब कमेंट नहीं कर सके, वो परसेप्शन भी इतना स्ट्रांग नहीं है। क्या आपको लगता है कि एक वजह ये भी है कि सीएम हाउस का इस्तेमाल होना और उनका इस तरह से प्रेशर डालना, कि आपको नहीं लगता कि एक मजबूत कैंडिडेट होता तो शायद वो बहुत सी चीज़ें सोच समझ के कर सकते थे? देखिए, उस्मान बुज़दार साहब जाहिर बात है कि पीटीआई के में शुरू से नहीं हैं, नज़रियाती साथी नहीं हैं, और एक नॉन एंटिटी एक सामने आए, एक हैरत का बाइस बना। मैं समझता हूँ कि सिलेक्शन जो है वो बहुत ही मायूस कन रहा है, और इस वाक़े के बाद तो उनको रिकंसिडर जरूर करना चाहिए। वैसे अफसर शाह महमूद कुरैशी साहब के वो जो सूबाई सीट थी, साहब से अच्छा वज़ीर ख़ारजा का उम्मीदवार कोई नहीं है। मैं नहीं समझता कि उनको वज़ीर ख़ारजा से हटा के उन्हें सीएम जाती रहे। बिल्कुल ठीक है। एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा के लिए एक अच्छी उम्मीद ये की जा सकती है कि एहतसाब कोर्ट का जो फैसला था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको जमानत कर दी और उसके बाद तफसीली फैसला आया है, उस पर डिबेट ये भी हो रही है कि क्या जो फैसला एहतसाब कोर्ट का था उसको खत्म किया जा सकता है या फिर नहीं। इस किस्म की बातें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तफसीली फैसले में की गई हैं। और साथ में राना मशहूद साहब का कल का मुतनाज़े इंटरव्यू जो कि उन्होंने टेलीविजन को दिया था, और उसके बाद एक डिबेट चल पड़ी थी कि क्या वही अंडरस्टैंडिंग है जो कि एक मरतबा फिर एस्टैब्लिशमेंट और नून लीग के दरमियान होने जा रही है, क्या उसके आसार नजर आ रहे हैं? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एहतसाब अदालत का फैसला, जिसके बाद नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा की जो सियासत थी वो बज़ाहिर हमें बिल्कुल बंद नजर आती है, लेकिन आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तफसीली फैसला आया उसमें कहा गया है कि जो एहतसाब कोर्ट का डिसीजन था हो सकता है कि वो बरकरार ना रहे। एक नई रात अमीनुल्लाह साहब ने जो कि जस्टिस से और उन्होंने तफसीली फैसला लिखा है और उन्होंने आर्टिकल 9A4 को ये कहा है कि बरियत को उसकी चैलेंज नहीं किया गया था नैब की तरफ से, जो कि एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एक जगह पर ये नाफिज होता है और एक जगह पर इसी के हवाले से उन्होंने उसको नाफिज नहीं भी किया और कहा कि इसके ऊपर पूरे नहीं उतरते हैं नवाज शरीफ साहब या मरियम साहिबा। कितनी बड़ी डिबेट इस पे चल पड़ी है। इम्तियाज शेख साहब ये बताएगा कि क्या आपको लगता है कि जो एक कॉन्स्पिरेसी कल से चल पड़ी है कि शायद मियां साहब की कोई अंडरस्टैंडिंग है, उसी के पैराए में बहुत सी चीजें खुलकर सामने आ रही हैं, क्या इस कॉन्स्पिरेसी को पीपल्स पार्टी सही समझती है? देखें जी, जिस तरीके से उनके जो लीडर साहबान हैं मुख्तलिफ बयानात दे रहे हैं और जिस तरह बेल वाला सिलसिला हुआ, तो राना मसूद का बयान तो कल बहुत ही चौंका देने वाला था। तो हम समझते हैं कि मतलब ये कोई डील का नतीजा भी हो सकता है जिस तरीके से, लेकिन ISPR ने उसकी तरदीद कर दी। लेकिन मतलब ख़ुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो रहनुमा हैं वो ख़ुद इस तरह की फीलिंग्स दे रहे हैं, या तो फिर वो शायद चाहते हैं कि लोगों में ये तासुर हो कि हमारा मामला सबसे ठीक हो गया है, या फिर इस तरह की चीज़ वाकई हो। लेकिन ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल तो है मियां साहब की जो सियासत है वो तो मतलब अभी इस वक्त बिल्कुल ही बंद कमरे में नज़र आती है। बाहर की सियासत हमने उनकी रिहाई के बाद, बेल पे आने के बाद तो सुनी नहीं, ना उनका कोई बयान देखा, ना उनका कोई मैडम का कोई ट्वीट देखा, मैडम जो उनकी बेटी का। सर वो तो उनकी एहलिया की डेथ के बाद थोड़े से खामोश जरूर हैं, लेकिन ये तो नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल चुप रहेंगे वो आगे चलकर भी। देखिए ये तो फिर अभी तो क्या साराई तो नहीं कर सकते, लेकिन जो मुख्तलिफ हालात आ रहे हैं और ख़ास तौर पे कल राना मसूद का जो बयान था उसके बाद तो मतलब ये सूरत हाल बहुत ही अजीब सी हो गई और पार्टी को भी फिर खुल के उनके खिलाफ आना पड़ा। और फिर DG ISPR का भी जो बयान था वो भी था। लेकिन शकूक व शुबात तो पाकिस्तान के लोगों के जहनों में आ गए कि कोई चीज़ इस तरह की हो सकती है। अब वो ये इस वक्त तो क्या साराइयाँ ही हो सकती हैं, आने वाले दिनों में मालूम होगा। इस वक्त वाकई मतलब उनके घर में शोक की सूरत हाल है, तो उसमें शायद वो पॉलिटिक्स करना न चाहें। लेकिन बहरहाल इस वक्त लोगों के जहनों में शकूक व शुबात बहुत हैं और कोर्टों का भी जो फैसले होते हैं और सुपीरियर कोर्ट्स अभी ऊपर हैं, सुप्रीम कोर्ट है मौजूद, वहाँ केस किस तरह लड़ता है। यहाँ तो इस कोर्ट में तो नैब की तरफ से काफ़ी खामियां नज़र आई प्रोसिक्यूशन में, जिसकी वजह से मतलब वो कहा जा रहा है कि उनको बेल भी मिल गई और उनकी सज़ा सस्पेंड हुई। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट वाला मरहला रहता है, सुप्रीम कोर्ट में नैब जाएगी, वहां देखें क्या होता है, किस तरह केस कहा गया कि अपीलों को मुतासिर नहीं करेगा ये डिसीजन। बिल्कुल ठीक, इम्तियाज साहब से पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक से पॉइंट आ गया। मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ। वैसे सबसे पहले मैं इससे पहले कि राना मसूद साहब के इंटरव्यू पे जाऊँ, ये जो डिसीजन आया है सर, इससे क्या लगता है कि फिर नून लीग का वो बयानिया कि जी हमें एक सज़ा कुछ और थी, वजूहात कुछ और थी, किसी और चीज़ के ऊपर डिसीजन आया और हमें बेसिकली सिर्फ टारगेट किया गया सज़ा देने के लिए, फिर इसको तक़वियत मिलती है? एक बात ये है कि अगर मैं डाका डालूँ और मेरा केस नैब में जाए और सब मुझे भी पता हो कि मैंने डाका डाला है, नैब जो है वो इसमें माहिर है कि इतने नकाइस के साथ इस्तकासा अपना केस पेश करेगा कि मैं समझूंगा कि मैं बरी हो जाऊँ। ये अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से आमराना अदवार में भी और मुंतखब हुकूमतों में भी नैब एक टूल रहा और ये एक शफाफ इदारा नहीं रहा। अब आप देखिए कि ये किसको नहीं पता कि वहाँ पे प्रॉपर्टीज नहीं हैं। मैंने खुद वहाँ पे विजिट किया जब मैं BBC मनी ट्रेल्स नहीं दी गई, ये भी सबको पता है। 16A 17A 90s से पास हैं, चले वो कहते हैं किराए पे या जो भी इनके पास है, ओनरशिप सारी है। अब इस्तकासा जो है नैब का ये कैसे जस्टिफाई कर सकता है आज जो तफसीली वो है कि जी इसमें कीमत का जो है वो तयन नहीं किया गया, तो आपने असासे जो है आमदन से जायद होने की बुनियाद पर सजा क्यों दी, ये उन्होंने कहा है। और फिर जो डिसीजन आया था उस पर आप दोबारा क्यों नहीं गए, नैब को ये भी कहा गया। इन्होंने एक चार्ट पेश किया इस्तगासा ने। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें लिखा है कि इसमें नाअहलियत जो है और गैर फाल होना नैब के, उस पर बड़ा सवाल उठता है कि ऐसे ओपन एंड शट केसेस, इतने अहम केसेस जिसके सियासी मजबूरात भी हों पूरी रियासत पे, पूरी मुमलिकत पे, आने वाले मुस्तकबिल पे, उसको आप इस तरीके से पेश करें कि आप रेफरेंसेस इतने कमज़ोर बनाएं। अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा
तो यही नैब के जो लोग हैं, ये अनआंसर्ड जो क्वेश्चन इन्होंने नहीं दिए आंसर, वो वहाँ पे जाके जवाब देंगे, वहाँ पे उनको और सुबकी होगी। और एक चार्ट पेश और एक जुमला है उसमें सना के बातिर नज़र के अंदर जो आप जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो जुमला सर उसमें ये था कि बादी नजर में ये नजर आता है कि शायद जो सजा दी गई है वो उस क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरती है जिस सिस्टम के तहत केस लेके चला था, और हो सकता है ये रिवर्स कर दी जाए। अब अंदाजा लगाइए, मेरा नहीं ख्याल, ये जाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट है, मेरे देखिए ना आप इतने बड़े सवालात उठते हैं इनकी कॉम्पिटेंसी पे, बेसिकली तो डिसीजन पे ही उठा दिए उन्होंने नैब की। ये तो डॉक्टर आसिम का केस हो, चाहे ये नवाज शरीफ वाला केस हो, ये तो अजीब ही इनका इस्तग़ासा है। इनको तो मेरे ख्याल में लॉयर्स लेके जाएं, लीगल टीम बनाएं, अपनी पूरा एक रिफॉर्म्स बनाएं। और इमरान खान साहब से ये है कि वो इन इदारों पे जब सवालात उठाते रहे हैं, जब पनामा मुकदमा चला उसके डिस्क्लोजर्स आए, तो अब वो इनमें बुनियादी इस्लाहात करें जिससे ये इदारे जो है फाल्त हों। और कम से कम इस किस्म के केसेस में टवाना सब सर चले, पिछले दौर में नून लीग की अपनी हुकूमत थी और वो केसेस भी देख रहे थे। हम ये समझ सकते हैं कि शायद मुबैना तौर पर नैब ने केसेस को इतना वीक बनाया हो कि वो उस तरह से आगे चलकर डिफेंड ना कर सके। बट सर अब इस वक्त आप क्या समझते हैं कि पीटीआई कितना इंकरेज करेगी नैब को कि इंडिपेंडेंटली काम भी करे, और उसके साथ साथ ये फ्लॉज उस वक्त भी रहे जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कई लीडरान केसेस आए तो उस वक्त नून लीग ये क्रिटिसाइज करती रही कि जी पीपल्स पार्टी के हवाले से केसेस इतने कमजोर थे कि वो बाद में खारिज हो गए। ये एक इस बात पर भी बात होती रही। तो क्या पीटीआई इस मर्तबा कोशिश करेगी? मेरे ख्याल में ये जो अभी मौजूदा जिस पर कर रहे हैं, मैं अदालत की इंटेग्रिटी जो है उस पर बिल्कुल नहीं क्वेश्चन करता, क्योंकि अगर हमारे हक में फैसला आ जाए तो हम शाबाश कहें, अगर ना आए। यहाँ माजी में अंदर भी होता रहे, आज तक कोई कहीं किसी को सज़ा नहीं मिली। कहीं पे प्रोसिक्यूटर कत्ल कर दिया जाता है, गवाह बैठ जाता है, रिकॉर्ड चल जाता है। ये हमारे उसमें लकूनाज हैं जो वैसा आप कह रहे हैं। आई टोटली एग्री, हम उसको इतना शफाफ कर दें। बुनियादी सी एक बात है, ऐसे कॉमन नॉलेज में जिसे हम वो जटाली विजडम गाँव का कहते हैं कि पनामा के अंदर उनकी जायदाद मिली, सिर्फ एक रसीद मांगी जा रही है। अब ओनर्स उसके ऊपर है। सऊदीया वालों ने भी तो 7 स्टार होटल में जाके सारा कुछ निकलवा लिया। सो उसके अंदर कमज़ोरी अगर हमारी प्रोसिक्यूशन की तरफ से, हमारी गलती है। सकत वी आर द प्रोसिक्यूशन, वी आर द गवर्नमेंट। हम एक दूसरे को ब्लेम गेम नहीं कर सकते। हम ये उनके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। कुछ कर सकते हैं तो उनके खिलाफ केसेस करें, उनको चार्जशीट करें। माजी में हमने कहा दोनों पार्टियाँ मिली हुई हैं, इल्ज़ाम लगाती हैं, करते कुछ नहीं है। आज बॉल हमारे कोर्ट के अंदर है। सो इसके अंदर अगर कोई ऐसी कमज़ोरी हमारे प्रोसिक्यूशन ने की है तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाना है। उम्मीद है उसको शफाफ किया जाए, और जेन्युइनली अगर वो बेगुनाह है तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। सो वी वुड नॉट से कि ये हमारी नापसंद का है। और जहाँ तक आप राना मशहूद की बात करें, अगर इस्टेब्लिशमेंट की एज ए पोलिटिकल वर्कर मैं देखता हूँ, अगर उनकी हुई भी है, उन्होंने ये रिवील किया है, तो फिर भी उनके लिए घाटा है। और अगर नहीं हुई तो एक स्टांस पे खड़े हुए हैं जिसके ऊपर उनकी पार्टी लीडरशिप लड़ती आ रही है, चैलेंज करती आ रही है और फेस कर रहे हैं, और जिसके अंदर उनमें पब्लिक में पजीराई है। तो उसके अंदर मेरा नहीं ख्याल, शायद नियम ऐसी खबरें हवा में इसलिए भी डाल दी जाती हैं कि फील को कम से कम अंडरस्टैंड किया जाए। राना साहब ने ऐसी तो नहीं बात की? दोनों सूरतों के अंदर मुझे उसके अंदर PMLN की ये उनके सूदबंद नहीं है, ये अच्छी नहीं है। सच है फिर भी नहीं है, झूठ है तो फिर भी नहीं है। तो और मैं नहीं देखता, मैं पूरी स्ट्रगल देख रहा हूँ मरियम नवाज की लीडरशिप के अंदर। मैं पूरी PMLN की स्ट्रगल देख रहा हूँ और वो अपने उसी स्टांस पे रहेंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा आरिफ हमीद भट्टी साहब, सर एक तो इस केस का जो आज तफसीली फैसला है इस पे आपका कमेंट सर, कि फिर क्या आपको लगता है कि नैब आगे जब परस्यू करेगी, अभी 2 रेफरेंसेस बाकी हैं, उसमें क्या होता है, किस तरह नैब चलती है? क्या इससे एक सबक मिल सका है नैब को कि अपने केसेस को स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करें? और दूसरा सर, ये जो राना मशहूद साहब का इंटरव्यू है, गुफ्तगू है, इसको आप किस पैराए में देखते हैं कि उनको अचानक ये सब कहने की जरूरत क्यों पेश आई? अच्छा, ऐसा ना कहते हैं अमीर भी क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी उतार के लौंडे से दुआ लेते हैं। नंबर 1 तो चेयरमैन नैब आपको याद होगा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मिलकर लगाया। बिल्कुल। और तीसरा गारंटर एक और था रियल एस्टेट का मालिक, और एक रहीमिया रहा की अहम शख्सियत थी। ये बड़ी लंबी कहानी है, इस बहस में नहीं जाता। मैंने एतजाज एहसन साहब जो बड़े लायर हैं, मेरा उनके साथ एक वकला तरीक और साफ़ी तरीक में बहुत वक्त गुजरा। फ़रोग नसीम को देखा था कि उन्होंने कहा जी बारे सबूत अब नवाज शरीफ पर है।
इस केस को पहले 5 जज साहबान ने सुना, फिर 3 जज साहबान ने सुना, फिर 5 जज साहबान ने सुना, फिर JIT बनी, फिर नैब में गया, फिर 7 महीने, फिर 2 महीने, फिर 1 महीना, फिर 1 महीना, फिर सजा हुई। अगर मान लिया कोई नाकूला था तो भाई जब उनसे आप पूछ रहे हो कि तुम्हारे पास क्या कीमत क्या है, तो उन ख्वाजा हारा साहब से ये पूछ लेते कि मोहतरम आप 22 साल से उस घर में रह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्लैट आपके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप मालिक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मरियम ने कुछ कहा था, तो भाई आप सबूत दे दो। लेकिन मैं ये कुछ नहीं कहूँगा। माजी में भी मुझे याद है कि इस तरह की जब भी कभी डील हुई है तो किसी ने रिटर्न नहीं दिखाया, एग्रीमेंट नहीं किया, बताया नहीं, झूठ बोला। इस केस में मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं, लेकिन इतना पता है अदालतों ने सजा दी, अदालत ने बरी कर दिया, लेकिन फैक्ट्स वही थे जो JIT ने इकट्ठे करके दिए, वो पूरी फाइल उनके पास गई थी। वैसे दाल में कुछ तो काला है या कहीं ना कहीं तो कुछ इबाम मौजूद है ना, जो क्लियर नहीं हो रहा। भट्टी साहब ने तफसीली जाहिर बात है कि एक बिलवास्ता भी और वैसे भी इन सो मेनी वर्ड्स आपको बताया और नाजरीन को भी, तो उसको तो हम जाहिर बात है कि नहीं, भट्टी साहब इन्फॉर्म्ड आदमी हैं और सीनियर सहाफ़ी हैं और हम उनका बड़ा करते हैं। लेकिन मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स समझता हूँ कि कोई बड़ी तब्दीली नहीं आ रही। जिस तरह राना मशहूद सर, लेकिन ये भी मशहूर है कि मियां साहब कभी जेल में रहना पसंद नहीं करते, ये भी एक अंडरस्टैंडिंग है। देखिए, इकोनॉमी के अंदर ये होता है कि मार्केट टेस्ट करने के लिए एक टीजर देते हैं। मुझे ऐसा लगा एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, मैं समझता हूँ कि इन्होंने एक टीजर दिया, एक पत्थर मारा दरिया के अंदर की कितनी वेव्स क्रिएट होती हैं, और ये शहबाज शरीफ साहब के करीबी आदमी हैं। ये वो आदमी है जो कैमरा पे ही वाज कॉट टेकिंग मनी, टेकिंग बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है ना। ये 2002 से MP हैं, तो करीबी हल्के के हैं, शहबाज शरीफ साहब के हल्के के हैं, और इनका स्ट्रेचर ऐसा नहीं है कि ये जाके GHQ में करें। शहबाज शरीफ और चौधरी निसार तो पुल का किरदार अदा करते रहे हैं PM हाउस और GHQ में, लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसे बयान और उसके बाद जो सियासी बयान जो उसके बाद है, मैं समझता हूं बदकिस्मती से अक्कासी करते हैं सियासतदानों की उस सोच पे जो समझते हैं कि यहाँ पर सब कुछ जो है इस्टेब्लिशमेंट करती है, और ये बहुत ही अफसोसनाक रुझान है सियासत पे यकीन करने वालों के लिए, जमहूरियत पे यकीन करने वालों के लिए, और बहुत अफसोसनाक पहलू है ये। अगर इस पे होता। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ और सर, मुझे इम्तियाज साहब की तरफ जाना है कि ओमनी ग्रुप के हवाले से जो मनी लॉन्ड्रिंग केस बड़ा इंपॉर्टेंट है और पीपल्स पार्टी बड़ी थ्रेटेंड है। इम्तियाज शेख साहब से पूछिए जो भट्टी साहब ने बात की थी PTI के लिए कि उनका ये किस तरीके से वो डिलीवर करना है, उनके लिए एक लाइन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आप पार्लियामान के अंदर ये जो सियासी नारेबाजी के चस्के जो लगा रहे हैं उसकी ज़रूरत नहीं है। अब आपको सियासी ढांचे में, मालियाती ढांचे के अंदर, निज़ाम के अंदर, आज कहा भी है मालियाती निज़ाम के अंदर आपको बुनियादी इस्लाहात का तड़का लगाने की ज़रूरत है। तो ये सियासी चस्के ना लें। अपोजिशन में आप सवाल करते हैं, इक़्तिदार में आके जवाब देते हैं। आपको ये जिम्मेदारी दी है, करोड़ों लोगों ने आपको वोट दिया है, यंग वोटर्स हैं, पहली दफ़ा डिलीवर करना चाहिए। अच्छा सर, एक छोटी सी चीज़ मुझे पूछनी है, फिर इम्तियाज साहब की तरफ जाऊंगी कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है, इसमें बैंकिंग कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा है एक तरह से सजेशन कि क्या करना चाहिए उन अकाउंट्स को, जो 19 के करीब अकाउंट्स थे जो सीज कर दिए गए थे, उनको खोलने के हवाले से। मैं सिर्फ आपसे पूछना चाह रही हूँ कि क्या आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी भी इन केसेस की वजह से अंडर प्रेशर है इस वक्त पार्लियामेंट में? देखिए, जाहिर बात है कि जो पीपल्स पार्टी है वो एक समझौते और मजबूरियां हैं। माजी की उनके साथ नून लीग के साथ एक तल्ख तारीख भी रही है। ये भी है कि झूठे केसेस भी बनाए गए हैं, मीडिया ट्रायल भी हुआ है पीपल्स पार्टी का 2008 से 2013। लेकिन इस बात से इनकार कोई नहीं कर सकता, मैं ख़ुद लाड़काना से मेरा ताल्लुक़ है, कि सिंध के अंदर गवर्नेंस नहीं रही है, करप्शन का रैम्पेंट करप्शन रही है, और उसी में हम देख रहे हैं कि 2015 से ये केस है, जो 29 बेनामी अकाउंट्स हैं। सब जानते हैं जो इस वक्त जेल के अंदर हैं कि उनका जरदारी साहब से क्या ताल्लुक़ था, शर्जील मेमन साहब का क्या ताल्लुक़ था, क्या डॉक्टर आसिम का क्या ताल्लुक़ था। लेकिन वही आ जाता है कि केसेस कैसे लेके चलते हैं, हज़ारों अरब जो खर्च हुए हैं सिंध के अंदर, मैं सिंध को तो जानता हूँ। बिल्कुल, इम्तियाज शेख साहब से बिल्कुल इनका जो शहर है उससे 50 किलोमीटर दूर है। लाड़काना से मेरा ताल्लुक है, तो लाड़काना का ताल्लुक है। ये इनके पास आखिरी मौका है जिसमें
बिलावल के क्लोज सर्कल में ये बात हुई है कि ये आपके पास आखिरी मौका है जिसमें आपको शो करना है और टेल करना है, यानी कि आप शो केसिंग करें कि आपने क्या किया है और ये आपके पास आखिरी मौका है। तो मेरे ख्याल में इम्तियाज शेख साहब, सर जिस तरह बिलावल लीड कर रहे हैं पार्लियामेंट में, पंजाब से कहते थे वाइप आउट हो गई, लेकिन बार बार जिस तरह वैसा भी बात कर रहे हैं कि जो करप्शन की एलिगेशंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे लगती रही हैं, सर क्या इस केस को सामने रखते हुए एक आखिरी मौका नहीं है पीपल्स पार्टी के पास कि अपने आप को भी क्लीन चिट दिलवा सकें और अवाम के लिए भी सर कुछ परफॉर्म कर सकें? पिछले 10-12 सालों से सिंध के अंदर तो हुकूमत कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। देखिए जी, मैं बिलावल साहब जो हमारे चेयरमैन हैं उनके बारे में इतना कहूँगा कि वो हमारी पार्टी के लिए भी फ्यूचर की होप हैं और पाकिस्तान के आवाम के लिए भी फ्यूचर की होप हैं, और वो जिस तरीके से मेहनत करके पंजाब में और बाकी जगहों पे कोशिश कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आने वाले दिन जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होंगे और उसमें अपनी वो भरपूर कोशिश के साथ। रह गई बात गवर्नेंस की, जो हमारे अभी तौहीद भाई ने बात की गवर्नेंस की बात, गवर्नेंस में हमेशा मसले रहते हैं और हमेशा बेहतरी की गुंजाइश रहती है। डेफिनेटली सिंध में जिस तरह का एक परसेप्शन बना दिया गया इस तरह के हालात हैं नहीं। मैं अभी भी आप लोगों को दावत देता हूँ, सब लोगों को जो आपके इस प्रोग्राम में बैठे हैं हमारे साथ चलें, आप लाड़काना भी चलें, आप शिकारपुर भी चलें, आप सखर भी चलें। ठीक है, मसले तो हैं, मसले मसाइल ज़रूर होंगे और ये गवर्नमेंट्स का काम है इनको ठीक करना, लेकिन वहाँ के रोड्स देखें, वहाँ के आप ड्रेनेज में वहाँ बेतहाशा काम हो रहा है। उसके अलावा मुख्तलिफ सेक्टर्स में, हेल्थ में वहाँ हॉस्पिटल्स बने हैं, मतलब NIV CBD और कैंसर के अस्पताल और बेतहाशा और मुफ्त इलाज के लिए। तो मैं समझता हूँ कि चलो अगर कहीं कमी कोताही है तो उसको दूर करने की ज़रूरत है और उसमें मतलब हमेशा गुंजाइश रहती है उसको बेहतर करने की, जो हम करेंगे। और इंशाल्लाह जो नई कैबिनेट बनी है उसका पूरा इस तरफ तवज्जो भी है और बिलावल साहब हमारे चेयरमैन की हिदायत भी है कि इस पर हम ज़्यादा तवज्जो देंगे और इस दफ़ा आपको बेहतर तरीके से, जो पिछले दफ़ा से भी बेहतर तरीके से हम करके देंगे सूरत हाल को, चीज़ों को। और मैं एक चीज़ और भी कहूँ, अगर हमने जिस तरीके से पहले से बेहतर सीटें ली हैं, ज़्यादा वोट लिए हैं, तो ये लोगों का एतमाद है ना जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे है, हमारी क़यादत पर है। अगर नहीं होता तो फिर हम तो सीटें नहीं ले सकते थे। नंबर 2, जो दूसरी बात की आपने केसेस की, करप्शन की, ये मीडिया ट्रायल तो होता रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, कब नहीं हुआ, किस ज़माने में नहीं हुआ। और मीडिया ट्रायल में इस तरह लगता है कि बस ये सब चीज़ अभी है और मतलब सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर वक्त वो साबित करता है कि वो चीज़ें नहीं हैं। इवन मतलब मुख्तलिफ हाई प्रोफाइल केसेस एक मुख्तसर वक्फा। वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो पहला बजट पेश किया उसके हवाले से बड़ी डिबेट भी हुई इसके ऊपर। आज फाइनेंस बिल की जो मंजूरी हुई उसके बाद एक डिबेट चल पड़ी, तकरीरें हुई अपोजिशन लीडर की तरफ से भी, बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से भी, और उनका मकसद यही था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो वादे किए थे उनके आसार पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। क्या इस मुख्तसर से वक्त में एक्सपेक्ट किया जा सकता है PTI से, या फिर शायद 100 रोज भी इनके लिए नाकाफी होंगे? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आज फाइनेंस तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश हुआ। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने भी बड़ी एक धुआंधार तकरीर की, बिलावल साहब ने भी की, और तमाम के तमाम जो तीर और नशते थे उनका रुख जो था PTI की तरफ था। और हम देख रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब भी पिछले चंद रोज से जिस तरीके से पार्लियामेंट में गुफ्तगू कर रहे थे उसको भी ये कहा जा रहा था नाकिदीन की तरफ से कि हुकूमत में आने के बाद थोड़ा सा सब्र तहम्मुल का मुजाहरा भी PTI को करना चाहिए। एहसान साहब, सर एक तो ये कि चले ये जरूर है कि हम इसको ये नहीं कह सकते कि PTI के पास ऑप्शन नहीं था इससे ज्यादा बेहतर बजट पेश करने का, लेकिन जो गुफ्तगू होती रही और जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने एक एलिगेशन भी लगाया कि जी पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान डिफरेंस पैदा करने की कोशिश की PTI ने, सर उसमें कितनी सदाकत है? मैं पहले आपका जो PMLN का और पीपल्स पार्टी को ब्रेक करने की, असद उमर साहब कंपैरिजन अपना पॉइंट अक्रॉस करना चाह रहे थे कि जितनी PMLN ने पिछले साल बैड गवर्नेंस की पीपल्स पार्टी की मिसालें देते रहे जरदारी साहब की, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने वो कंपैरिजन बता रहे थे कि कहाँ जरदारी साहब की गवर्नमेंट फाइनेंशियली छोड़ के गए थे और कहाँ आप छोड़ के गए थे। उस वक्त 16 ट्रिलियन रुपीस का कर्जा था, डेट था। इनकी हुकूमत, एक्सपर्ट्स की हुकूमत जिस वक्त ख़त्म हुई तो उस वक्त 28 ट्रिलियन का कर्ज था। सो फिजिकली आपको उन्होंने इतना क्रंच कर दिया है। दूसरा, इलेक्शन जाने से पहले अगर उनके पास करोड़ रुपया था तो उन्होंने 50 करोड़ की स्कीमें स्टार्ट कर दी। इस तरीके से मईशत को आप कर देते हैं कि कल किसी और ने आके इसको चलाना है।
सो जिस हालत के अंदर, जिस कैफियत के अंदर आके मिली, उसके अंदर हमारे पास फिजिकल स्पेस बिल्कुल नहीं थी, इमीडिएट मेजर्स लेने थे, केस देनी थी, उसको कैसे करना था। और हमने कोई ये पॉपुलर डिसीजंस नहीं है, रवायती पॉलिटिक्स के अंदर कोई आदमी आने के बाद लोग कहते हैं माहिरीन जो मईशत के कि और कोई ऑप्शन भी नहीं था पीटीआई के पास, लेकिन इसके बावजूद हमने जो है लग्जरी आइटम्स अमीर आदमी के ऊपर उसको बर्डन किया, उसको टैक्स किया। डेवलपमेंट का बजट पीएसडीपी जो है वो बढ़ाया है। हमने जो हेल्थ कार्ड्स हैं गरीब के लिए वो स्टार्ट कर रहे हैं। उस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का अमाउंट दोगुना कर दिया है। इसी तरीके से हम इंडस्ट्री के लिए जो बाहर से यान वगैरह चीज़ें थी उनके अंदर हमने कमी कर दी है। सो हमने इसको सेट करना है, लेकिन आप फैसले भी करने पड़े ना, गैस के रेट्स भी बढ़ाने पड़े, बिजली के रेट्स भी बढ़ाने पड़े। वो इंटरनेशनली बढ़े हैं, जो पीछे रोके हुए थे वही वाले बर्डन पास किए। आप बाहर से एक महंगी चीज ला के, महंगा सौदा करके, कमीशन कमा के उसके ऊपर आप नहीं कर सकते। आईपीपी का जो बर्डन है अगले 30 साल तक हमारे ऊपर रहने, ठीक, सारी दुनिया ऑल्टरनेट एनर्जी पे जा रही है, हम उसी तेल पे करते रहेंगे। आईपीपी वो चले या ना चले को, ठीक है। सो जिस वक्त आपने एक नियत हो कि मैंने इसका भट्ठा बनाना है, 100 डेज के ऊपर हमारी सिर्फ पीटीआई की आपकी एक नियत इंटेंशन नजर आएगी। 37 साल का जंग नहीं होता। हमारे वो स्लोगन जो थे, हमें रियलिस्टिक होना चाहिए, उसके ऊपर बड़ा टाइम लगेगा। हम कोशिश करेंगे गवर्नेंस बेहतर हो, अपनी आसाइश मरात कम करें। आज भी पीपल्स पार्टी की एक खातून ने बिल पेश किया जिसके अंदर मेंबर्स की मरात थी, पीटीआई ने डिक्लाइन कर दिया। उन्होंने कहा जी हमने प्राइम मिनिस्टर से, अपने वुज़रा से, हम इस वक्त जिस वक्त गरीब कौम से अपने उनसे कुर्बानी मांग रहे हैं तो हम खुद क्यों ना कुर्बानी दें, ठीक है। सो टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट। और जो तवक्को थी वाकई इट्स नॉट अ बटन के प्रेस करेंगे। लेकिन ये दो ऑपोजिशन की पार्टी इसको डिस्टेंस पे करने की कोशिश, मेरे ख्याल में उसके ऊपर ये शहबाज शरीफ साहब का ये था, जिस वक्त वो कंपैरिजन कर रहे थे तो वो ये कह रहे थे कि इतनी माली बेकायदगी, जरदारी साहब की हुकूमत को हम बड़ा बुरा इल गवर्न कहते थे और इनको हम कहते थे बड़ी एक्सपर्ट्स की है। वो मुआवजा कर रहे थे कि इतना उन्होंने नहीं नुकसान पहुंचाया जितना आपने पहुंचाया। सो शहबाज साहब ने शायद उस एंगल को देख लिया हो कि हमें कहीं तोड़ने की कोशिश कहा भी कि आप ऑडिट करवा के देख लें, जिसके ऊपर बात आगे चली थी उमर साहब की तरफ से। मैं आरिफ हमीद भट्टी साहब से लास्ट कमेंट तमाम पैनलिस्ट के चाहूंगी, आपसे भी कि सर एक तो ये कि बहुत सी बातें वादे किए थे पीटीआई ने, उसमें से ये भी कहा गया था कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे। अब तकरीबन 2 हफ्ते तक वो उनसे बातचीत करते रहे, ठीक है, हतमी तौर पर अभी डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन ऑप्शंस तो वही लेने पड़ रहे हैं जो कि इस वक्त मुल्की सिचुएशन को देखते हुए पीटीआई के पास मौजूद हैं। क्या लगता है आपको कि 100 दिन में कुछ बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है, या फिर 100 दिन में भी वो रिजल्ट जो कि खान साहब चाहते हैं देना आवाम को वो नहीं दे सकेंगे? अगर इस पाकिस्तान को बचाना है तो सबसे पहले जर्नलिस्ट समेत क्रॉस दी बोर्ड एहतसाब करें। और वैसे तो साहब ने ठीक फरमाया, हमेशा एहतसाब मुखालफों को कुचलने के लिए बुलाया गया। इस मुल्क में एहतसाब कभी करप्शन के खात्मे के लिए बनाया ही नहीं गया। वो 56 29 जो फेक है ना अकाउंट, मुझे भी उसमें बहुत सारी डिटेल पता है। पिछले साल दिसंबर से मैं उस पर काम कर रहा हूँ। ये जब भी पीपल्स पार्टी और नून लीग एक स्टेज पे आएगी तो एहतसाब अगर शफाफ हुआ तो दोनों एक मिल जाएंगे। अब आ जाते हैं इमरान खान की तरफ। इमरान खान साहब ने मेरा ख्याल है होमवर्क किए बगैर, उन्हें इकॉनमी का पता नहीं था। हमारी एक्सपोर्ट 0 पे आ गई है, इंडस्ट्री 70% बंद है, आपका एग्रीकल्चर लैंड है 70% वो लोग, पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो इन्होंने दावे किए थे उसके मुताबिक नताइज दे सके। उनके ईमानदार होने का कुछ करने की लगन है, लेकिन शायद उनके पास टीम ऐसी नहीं कि जो उन्होंने कहा था उसके मुताबिक नताइज दे सके। लेकिन बेहतरी की उम्मीद रखते हैं, लेकिन अगर डीले ना हुई तो, लेकिन हो गई है। बिल्कुल ठीक। इम्तियाज शेख साहब से लास्ट कमेंट आपका कि ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की अंडरस्टैंडिंग को ब्रेक करने की बात की है उन्होंने, शहबाज शरीफ साहब ने, कि ये कोशिश हुई थी, आपको लगता है क्या पीपल्स पार्टी को ये साजिश समझ आई थी अगर पीटीआई ने की थी तो? देखा जी, बिल्कुल कोई इस तरह का आपस में गठजोड़ इस वक्त नहीं हो रहा और नहीं है कोई इस तरह की सूरत हाल। हमारी लीडरशिप ने कई दफ़ा इस बात की वजाहत भी की है और उनके एक्शंस हैं वो भी आप देख लें। लेकिन इशू टू इशू बेस पे कभी कभार अगर किसी पार्टियों में कोई किसी इत्तेफाक होता है तो मतलब किसी सूरत किसी इशू पे, तो वो उसका नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपस में मतलब कोई उनका इत्तेहाद या कोई उनका गठजोड़ हो रहा है। हम तो विक्टिम रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़माने में, हमारे खिलाफ केसेस, विक्टिमाइजेशन का सिलसिला तो हमारा वहीं से शुरू हुआ, हमारी लीडरशिप के खिलाफ और मुख्तलिफ बेनज़ीर साहब
के ज़माने से लेकर आप देखें बहुत से इशूज़ ऐसे हैं जो उन्हीं के ज़माने से शुरू होते आए, चलते रहे, और अभी भी मतलब जो हमारे बेसिक इशूज़ हैं उन्हीं के ज़माने के हैं। अब देखना यह है कि अभी इंसाफ मिलता है नहीं मिलता, कब मिलता है, कोर्टों से क्या होता है। चीज़ें कोर्टों में हैं, अब कोर्टों को डिसाइड करने दें, कोर्ट जितनी भी डिसाइड करती हैं। लेकिन ये जो मीडिया ट्रायल है, वो जो अकाउंट्स की बात हो रही है, वो इसमें जरदारी साहब का तो कोई अकाउंट नहीं है जिसपे उनको कहा जाए। लेकिन इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इतना कोई लीनियंट नहीं ले रहा मीडिया, उनकी भी अच्छी खासी चेक हो रही है। बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो चुका है। मैं चारों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।